हेलो व्यूवर्स एंड स्टूडेंट्स, आपका इस आज की नई क्लास नई वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है। अपना चल रहा है विश्व का प्रादेशिक भूगोल। उसमें हमने पढ़ चुके हैं जापान, उत्तरी अमेरिका में अमेरिका पढ़ चुके हैं। अब हम पढ़ेंगे दक्षिणी अमेरिका में ब्राज़ील की अवस्थिति एवं विस्तार। जिस तरह आपको पता है कि हमारे जो वर्ल्ड रिलीजन ज्योग्राफी है, विश्व का प्रादेशिक भूगोल है, उसको अलग अलग 5 इकाइयों में विभक्त किया गया है। 5 इकाइयों की वीडियो मैंने बना दी है सिलेबस के अकॉर्डिंग। जो सिलेबस है आपका वो मैंने वीडियो बना दी, जिसने नहीं देखी वो वीडियो प्लेलिस्ट में ज़रूर देख लें। प्लस ये बात है कि 5 जो यूनिट हैं आपकी इकाई है, उन 5 इकाइयों में 5 देशों के बारे में पूछा गया है। उन 5 देशों की अवस्थिति विस्तार से लेके कृषि फसलों तक, टोटली भौगोलिक अवस्थिति से लेके सभी चीज़, औद्योगिक क्षेत्र सभी पूछा है उसमें। तो अपनों ने उत्तरी अमेरिका में अमेरिका की अवस्थिति पढ़ चुके हैं। अब हम देखेंगे दक्षिणी अमेरिका में ब्राज़ील की अवस्थिति एवं विस्तार। पिछली बार मैंने जो एक मैप बनाया था उसमें आपको बताया था कि अमेरिका कहाँ पर स्थित है, उत्तरी अमेरिका में अमेरिका कहाँ पर स्थित है। इसी प्रकार अब हम देखेंगे दक्षिणी अमेरिका में ब्राज़ील देश कहाँ पर स्थित है, इसकी क्या क्या प्रॉपर्टीज है, क्या क्या खास बात है, उसका अध्ययन इस वीडियो में करेंगे। तो आप इस वीडियो के साथ बने रहिए। चलो क्लास शुरू करते हैं। हाँ स्टूडेंट्स, अब अपन देखते हैं कि दक्षिण अमेरिका में ब्राज़ील कहाँ पर स्थित है, कौन से नंबर का देश है, कितना बड़ा देश है, कहाँ पर स्थित है, किस तरह से स्थित है, इससे कौन कौन सी रेखाएं गुजरती है, कौन कौन सी नदी बड़ी है, कौन सा पहाड़ बड़ा है, उसका अध्ययन इसी के अंतर्गत करेंगे। तो देखिए, आप ये जो मैंने स्ट्रक्चर बनाया है ये आप अच्छे से जानते हैं। ये दक्षिण अमेरिका का भौगोलिक रूप बनाया है मैंने। क्या बनाया? भौगोलिक रूप। इसको मानचित्र भी आप बोल सकते हैं। तो अब आप इसमें देखेंगे, इस पूरे दक्षिण अमेरिका में सबसे बड़ा ब्राज़ील ही है। कैसे बड़ा? देखो, मैंने जो चित्र बनाया है या जो मानचित्र बनाया है, इस मानचित्र में आप देखिए, अगर आपको वीडियो में इस तरह से थोड़ी दिक्कत पड़ती है तो आप क्या कीजिएगा, एक रुपये के मानचित्र, भौगोलिक मानचित्र, विश्व के भौगोलिक मानचित्र मिलते हैं, उसमें आप इसको बाय कर उस भौगोलिक मानचित्र में आप अपने इन देशों को अंगीकृत करके आप देख सकते हैं कौन सा देश कहाँ पर स्थित है। या इसका चार्ट आप अपनी कॉपी में बना सकते हैं। जब मैं इतने बड़े बोर्ड पे बना सकता हूँ तो आप छोटी कॉपी में तो बना ही सकते हैं। तो देखो, पढ़ना तो अपनों को ओनली ब्राज़ील है। दक्षिण अमेरिका के अंतर्गत किसे पढ़ना है? केवल और केवल ब्राज़ील देश को पढ़ना है हमें। पर मैं चाहता हूँ कि कुछ उससे संबंधित और आसपास की चीज़ें जो मेन है वो भी आप इस वीडियो के जरिए जान ही लें तो अच्छा है। तो कल को कोई और क्वेश्चन इसके आसपास का पुटअप होता है तो आप आराम से आंसर दे सकते हैं। सबसे पहली बात तो ये हो गई कि दक्षिणी अमेरिका का सबसे बड़ा देश कौन सा हो गया? ब्राज़ील। अगर मैं बात करूं केवल और केवल दक्षिण अमेरिका की, तो दक्षिण अमेरिका का सबसे बड़ा देश कौन सा हो गया? ब्राज़ील। ठीक है, अब ये तो हो गया दक्षिण अमेरिका का सबसे बड़ा देश। अगर आपसे मैं पूछूं कि विश्व में देशों की कैटेगरी की वाइज बात करें, जैसे कि भारत हमारा कौन से नंबर पर आता है? जनसंख्या की दृष्टि से दूसरे नंबर पे। विश्व में जनसंख्या की दृष्टि से भारत कौन से नंबर पे? दूसरे नंबर पे। और अगर मैं लैंडलॉक के बारे में बात करूं, क्षेत्रफल के आधार पर बात करूं, भारत कौन से नंबर पर आता है? 7वें नंबर पे। तो इसी प्रकार ब्राज़ील भी क्षेत्रफल के अनुसार और जनसंख्या के अनुसार कौन से नंबर पे आता है? तो आपको कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। भारत में तो 2 और 7 का आंकड़ा चलता है। हमारे 2 और 7 में से 2 के कितने बचेंगे? 5। कितने? 5। तो यानी कि ये जनसंख्या के आधार पर भी 5वें नंबर पे और क्षेत्रफल के आधार पर भी विश्व में कौन से नंबर पर आता है? 5वें नंबर पे। ठीक है, तो आप समझ सकते हैं 7 और 2 को घटाओ 5 आ जाता है। वैसे तो आपको याद रह ही जाएगा, कोई बड़ी बात तो नहीं है। तो क्षेत्रफल के आधार पर ब्राज़ील कौन से नंबर पे? देश की बात हो रही है, उसकी दक्षिण अमेरिका की बात नहीं हो रही है। दक्षिण अमेरिका के अंतर्गत ब्राज़ील का अध्ययन कर रहे हैं, इसलिए अब ब्राज़ील के ऊपर फोकस कीजिएगा। ठीक है, क्षेत्रफल के अनुसार 5वें नंबर पे और जनसंख्या के अनुसार 5वें नंबर पर आता है विश्व के अनुसार। इसका क्षेत्रफल कितना है? केवल और केवल ये ब्राज़ील। अगली वीडियो में या अगले जो चैप्टर चलेगा उसमें अक्षांश देशांतर विस्तार में मैं आपको ये पूरा अलग से बना के बता दूंगा, तो आपको और अच्छे से इजी हो जाएगा। अभी मैंने पूरा दक्षिण अमेरिका में ब्राज़ील को समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो आप देखिए ब्राज़ील का क्षेत्रफल कितना है, केवल ये वाला भाग। ठीक है ना, आउटलाइन आप समझ सकते हैं। तो 85,14,877 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ, जो कि वो अगर दूसरे देशों की तुलना में सबसे बड़ा है दक्षिण अमेरिका का। आप देख ही सकते हैं, अगर मैं इसको और इनको काउंट करूं तो लगभग कितना प्रतिशत हो जाता है? पूरे दक्षिण अमेरिका का लगभग 49%।
पूरे दक्षिण अमेरिका का केवल और केवल ब्राजील कितना क्षेत्रफल लेके बैठा हुआ है? 49, लगभग कितना हो गया? 50%। तो आप समझ ही सकते हो ये अकेला देश उन सभी देशों का बाप है, एक तरफ से आप ये भी समझ सकते हैं। यानी कि 49 लैंडलॉक से घिरा हुआ है, यानी कि पूरे दक्षिण अमेरिका का 50% लगभग भाग किसने ले रखा है? ब्राजील ने ले रखा है। अब यहाँ की सबसे बड़ी नदी या लंबी नदी कौन सी है? तो अमेजन नदी। कौन सी नदी? अमेजन नदी। उत्तरी अमेरिका में पड़ी थी तो वो अलग थी। अब आ गए अपन कौन सी? दक्षिण अमेरिका में। अब दक्षिण अमेरिका में ब्राजील की सबसे लंबी नदी का नाम क्या है? अमेजन नदी। विश्व में कौन सा नंबर रखती है ये? विस्तार के अनुसार यानी लंबाई में तो दूसरा नंबर रखती है। अमेजन नदी विश्व में कौन सा स्थान रखती है? लंबाई के अनुसार दूसरा रखती है। तो अब आप पूछोगे सर पहली कौन सी? तो पहली तो आपको पता ही होगी, मिस्र। पहली कौन सी है? मिस्र। सॉरी, मिस्र में है कौन सी? नील नदी। मिस्र के अंतर्गत आती है कौन सी? नील नदी। नील नदी विश्व की सबसे लंबी नदी यानी प्रथम नंबर पर नील नदी आती, जो कि कहां पर स्थित है? मिस्र में। जो मिस्र वाला पार्ट आएगा हम उसमें उसका अध्ययन करेंगे। पूरा मिस्र एक तरह से नील नदी के आजू बाजू ही बसा हुआ है, आप ये भी समझ सकते हैं। तो नील नदी के बाद दूसरे नंबर की सबसे लंबी नदी कौन सी हो गई? तो अमेजन नदी। एक चीज एक और अमेजन नदी के बारे में अगर आपसे पूछा जाए कि भराव क्षेत्र के आधार पर, यानी कि जो उसका जमाव क्षेत्र होता है, ये पानी कितने टन लेके जाती है उसके आधार पर, जैसे गंगा अलग पानी लेके जाती है, ब्रह्मपुत्र अलग पानी लेके जाती है, अलग अलग नदियों का जमाव क्षेत्र यानी कि जो उसका भराव क्षमता होती है वो अलग अलग होती है। तो भराव क्षमता के आधार पर सबसे बड़ी नदी कौन सी है? तो उसमें पहले नंबर पे अमेजन नदी आती है। भराव या जो कि जमाव क्षमता के आधार पर, जल लेके जाने वाली क्वांटिटी के आधार पर, जल की क्वांटिटी के आधार पर सबसे बड़ी नदी कौन सी हुई? क्षेत्रफल के आधार पर अमेजन नदी। ये आप याद रखना। विश्व लंबाई के अनुसार तो दूसरी है, लंबाई के अनुसार तो कौन सी? अमेजन दूसरे नंबर की है। और पहली कौन सी होगी लंबाई अनुसार? नील नदी। अगर जमाव क्षेत्र या उसका जो बहाव क्षेत्र उसके आधार पर पूछा जाए तो अमेजन सबसे पहले नंबर पर आती है। तो अब जब ब्राजील की यह सबसे बड़ी नदी है तो दक्षिण अमेरिका की भी सबसे बड़ी नदी होगी, क्योंकि दक्षिण अमेरिका का सबसे बड़ा देश कौन सा है? ब्राजील। ठीक है, ये समझ गए। ये यहाँ से कुछ इस प्रकार से गुजरती है। अब आपने देखा होगा ये मैंने कुछ डेश करके दो रेखाएं बनाई हैं। जिस तरह भारत के अंतर्गत कौन सी रेखा गुजरती है? मध्य भाग से लगभग 8 राज्यों से कौन सी गुजरती है? कर्क रेखा। 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश। वो उत्तरी अक्षांश, दक्षिण अक्षांश ये आप अच्छे से जानते होंगे। फिर भी कोई कंफ्यूजन है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं उसके ऊपर भी एक वीडियो बना दूंगा आपको। तो जो उत्तर में है 23.5 डिग्री कर्क रेखा कहलाती है, वो हमारे लगभग भारत के मध्य से होकर गुजरती है और बांसवाड़ा से भी होकर गुजरती है, ये आप अच्छे से जानते हैं। ठीक है, भारत के कितने राज्यों से गुजरती है? 8 राज्यों से गुजरती है। तो इसी प्रकार जो भूमध्य रेखा है, ये कौन सी रेखा है? भूमध्य रेखा। और ये कौन सी रेखा है? मकर रेखा। यह है 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश, 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश कर्क, 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश मकर, और भूमध्य रेखा 0 डिग्री या विषुवत रेखा के नाम से भी जानी जाती है। तो हम बोल सकते हैं कि जो ब्राजील है यहाँ से कितनी रेखाएं गुजरती है? 2। कौन कौन सी? एक तो भूमध्य रेखा, दूसरी मकर रेखा। 2 रेखाएं गुजरती है। अब आपसे पूछा जाए कि भूमध्य रेखा से दक्षिणी अमेरिका के कितने देश लगते हैं? जैसे मैंने बताया आपको भारत से कर्क रेखा गुजरती है तो वो 8 राज्यों से गुजरती है, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, ये करते हुए लास्ट त्रिपुरा तक, मिजोरम तक लास्ट। इस तरह 8 उसके हैं, वो भी मैं बता दूंगा आपको। तो अगर भूमध्य रेखा से कौन कौन सी देश लगते हैं दक्षिणी अमेरिका के, तो कितने देश लगते हैं भूमध्य रेखा से? तो 3 देश लगते हैं। कौन कौन से? तो आप देख लो कितने देश लगते हैं। एक तो है इक्वाडोर, इसका क्या नाम है? इक्वाडोर। दूसरा है कोलंबिया और तीसरा तो ब्राजील लगता ही है। तो भूमध्य रेखा से दक्षिणी अमेरिका के 3 देश लगते हैं, इक्वाडोर, कोलंबिया और ब्राजील। सबसे बड़ा कौन सा है? तो ब्राजील ही लगता है। ये हो गया भूमध्य रेखा की बात। इसका क्षेत्रफल देख लिया, अमेजन नदी देख ली। अब देखते हैं ब्राजील के अंतर्गत ही आता है, यानी दक्षिण अमेरिका का ब्राजील के अंतर्गत ही एक आता है रियो डी जेनेरियो। अब मैं चलो फ्लैशबैक में चलते हैं कि जो ब्राजील है इसकी खोज किसने की? सबसे पहले
सबसे पहले ब्राजील की खोज किसने की? तो किसने की थी? खोज की थी अमेरिकी वेस्पुकी ने। एक व्यक्ति था, उसका नाम क्या था? अमेरिकी वेस्पुकी। उसी ने 1500 ईस्वी में, सन 1500 ईस्वी में किसकी खोज की थी? ब्राजील की खोज की थी। और यहीं पर स्थित है क्या? रियो डी जेनेरियो, एक इसका राज्य है। और इसी राज्य में क्या है? स्टैचू ऑफ लिबर्टी। स्टैचू ऑफ लिबर्टी कहां पर स्थित है? रियो डी जेनेरियो में। और एक रियो डी जेनेरियो एक इसका मुख्य भाग इसलिए भी रहा है क्योंकि इसकी अभी तो राजधानी क्या है ब्राजील की? ब्राजीलिया। इंडिया की राजधानी क्या है? दिल्ली। राजस्थान की राजधानी क्या है? जयपुर। इसी तरह ब्राजील की राजधानी क्या? तो ब्राजीलिया। इसी तरह उत्तरी अमेरिका की राजधानी अपनों ने पढ़ा था तो वॉशिंगटन डीसी, वो अपनों ने उसकी पढ़ा था। अब अगर ब्राजील की राजधानी पूछी जाए तो ब्राजील की राजधानी क्या है? ब्राजीलिया। ब्राजील अलग है, ब्राजीलिया हो गया तो वो उसकी राजधानी हो जाएगी, जो कि कहां पर स्थित है? कुछ यहां पर स्थित है, ठीक है ना। ब्राजीलिया यहां पर स्थित है। अब इस ब्राजीलिया राजधानी कब बनी? 1960 में। ब्राजील की राजधानी ब्राजीलिया कब बनी? 1960 में। तो जब 1960 में ब्राजीलिया बनी तो 1960 से पहले वाले दशक में, यानी कि 1955, 1950, उस समय राजधानी क्या थी ब्राजील की? तो उस समय उसकी राजधानी थी रियो डी जेनेरियो, जहां पर स्टैचू ऑफ लिबर्टी है, ठीक है। तो आप ये लिखते चलना, तथ्य हैं छोटे छोटे, इसको आप लिखते चलेंगे तो बेहतर रहेगा। अगर आप ग्राफिक स्वरूप में दर्शा के समझ सकते हैं तो बेहतर है। इस तरह समझोगे तो जल्दी समझ आएगा, लिख लिख के समझोगे तो थोड़ा कम समझ आएगा। इसलिए मैंने लिखना बंद कराया और इस तरह ग्राफिक्स से आपको बताना शुरू किया है कि ये दिमाग में जल्दी बैठता है। पर किसी को लिख के जल्दी याद करने की आदत है तो वो क्या करे, मैं जो बोल रहा हूँ उसको एक वन लाइनर आंसर में लिख ले, जैसे क्वेश्चन बनाए और वन लाइनर आंसर लिख ले, वीडियो को पोस्ट करके, ठीक है। तो 1960 में तो कौन सी बनी? ब्राजीलिया, राजधानी किसकी? ब्राजील की। उससे पहले क्या थी? रियो डी जेनेरियो। अब थोड़ा रियो डी जेनेरियो से आगे आते हैं अपन, तो क्या पाएंगे? साओ पोलो, यह भी वहां का सबसे बड़ा नगर है। साओ पोलो यह ब्राजील का सबसे बड़ा नगर है। क्या है? सबसे बड़ा नगर। और पॉपुलेशन के आधार पर, अगर जैसे कि अब जनसंख्या किसके अंदर चल रहे हैं? ब्राजील के अंतर्गत। अब ब्राजील का सबसे बड़ा नगर कौन सा? तो साओ पोलो, ठीक है, साओ पोलो। अब पॉपुलेशन के आधार पर भी कौन सा बड़ा? तो साओ पोलो। दोनों ही आधार पर साओ पोलो सबसे बड़ा नगर है। उसके पास में देखो, यह है बोलिविया और यह है पेरू, और इसके नीचे है चिली। चिली नुमा ही है, चिली जानते हो, मिर्ची, चिली नुमा आकृति में ही फैला हुआ है। इस चिली में क्या है? एंडीज पर्वतमाला। रोकीस ऊपर थी, ऊपर यानी कहाँ? उत्तरी अमेरिका में। दक्षिण अमेरिका में कौन सी है? एंडीज, जो कि सबसे लंबी पर्वतमाला है। जब मैंने आपको उत्तरी अमेरिका पढ़ाया था तब रोकीस पढ़वाया था, रोकीस पर्वतमाला पढ़ी थी अपनों ने, तो उसमें मैंने बताया था आपको कि यह विश्व की दूसरे नंबर की सबसे लंबी लेंथ के आधार पर, लंबाई के आधार पर दूसरी सबसे बड़ी या लंबी पर्वतमाला कौन सी? एंडीज, जो कि कहां पर है? उत्तरी अमेरिका में। अब दक्षिणी अमेरिका में आ गए तो यहाँ पर चिली एक राज्य देश है, उस चिली के अंतर्गत आती है एंडीज पर्वतमाला, जो कि विश्व की सबसे लंबी पर्वतमाला है। अब आप ये मत, सर माउंट एवरेस्ट का हमने तो नाम सुना था, ऐसे मत बोलना मेरे को, ठीक है ना। माउंट एवरेस्ट का मत बोलना, क्योंकि माउंट एवरेस्ट सबसे ऊंचा स्थान है। ऊंचे पर्वतमाला की बात नहीं हो रही है, लंबाई की बात हो रही है, लेंथ की बात हो रही है। तो लंबाई के आधार पर सबसे बड़ा कौन सा पर्वत है? तो एंडीज पर्वतमाला। और दूसरे नंबर पर रोकीज पर्वतमाला, जो कि उत्तरी अमेरिका में है। ये तो कहां पर है? चिली में। अब चिली से थोड़ा ऊपर चलते हैं, पेरू और बोलिविया के बीच में। देखो, पेरू और बोलिविया के बीच में एक यहाँ पर स्थान है। इस स्थान पर क्या स्थित है? टीटीकाका झील। टीटीकाका झील है, हिंदी में लिख देता हूं, टीटीकाका झील है, जो कि विश्व की सबसे ऊंची झील है। विश्व की सबसे ऊंची झील कौन सी है? टीटीकाका। अगर राजस्थान की सबसे ऊंची झील का मैं बात पूछूं कौन सी है, तो नक्की झील। राजस्थान की सबसे ऊंचाई पर स्थित कौन सी झील है? तो नक्की झील। इसी तरह दक्षिण अमेरिका की सबसे विश्व की सबसे ऊंची झील कौन सी है? तो टीटीकाका झील, जो कि कहां पर स्थित है? ब्राजील के पश्चिमी दिशा में स्थित दो देश पेरू और बोलिविया के बीच में स्थित है। उसका नाम क्या है? टीटीकाका, ठीक है। ये हो गया। अब इसकी स्थलीय सीमा कितनी है? ब्राजील की स्थलीय सीमा,
तो ब्राजील की स्थलीय सीमा है 14,691। अब आप बताओ मुझे स्थलीय सीमा कहाँ है इसकी, कोई बता सकता है इसकी स्थलीय सीमा? बता सकता है, कैसे बताएगा? कि ये जो यहाँ पर दिख रहे हैं ये सभी इसके लगने वाले देश है, तो जो देश है वो क्या बनाएंगे? स्थलीय सीमा। और यहाँ पर कौन सा सागर है? अटलांटिक महासागर। और यहाँ पर कौन सा है? प्रशांत महासागर। अब इसमें आ जाता है दक्षिणी अटलांटिक महासागर और उत्तरी अटलांटिक महासागर। तो दो तरफ से तो ये उत्तरी और दक्षिणी अटलांटिक महासागर से घिरा हुआ है और एक तरफ ये स्थलीय भाग से घिरा हुआ है। तो जो स्थलीय भाग, ये रेड लाइन दिख रही है आपको यहाँ से और यहाँ तक, ये पूरी रेड लाइन ये क्या है? स्थलीय सीमा। और यहाँ से यहाँ तक की लंबाई कितनी है? 14,691 किलोमीटर। ये हो गई स्थलीय सीमा। अब यहाँ से हम यहाँ भी तो चल रहे हैं, तो ये कौन सी हो गई? जलीय सीमा। तो जलीय सीमा कितनी है? 7,491। यह सीमा कम है, यह सीमा घुमावदार होने की वजह से ज्यादा है। ठीक है, तो अटलांटिक महासागर में मुख्य रूप से फैला हुआ है दक्षिणी अमेरिका के अंतर्गत ब्राजील देश। तो इसकी कितनी है? 7,491। यह कुछ मुख्य इसके तथ्य थे। अब हम देखते हैं इसका अक्षांश एवं देशांतरीय विस्तार। हाँ स्टूडेंट्स, अब अपन देखते हैं ब्राजील का अक्षांश एवं देशांतरीय विस्तार। सभी चैप्टरों में या सभी देशों में अक्षांश एवं देशांतरीय विस्तार आपसे पूछा गया है और पूछा जाएगा। इस बार मुझे लगता है कि ब्राजील का अक्षांश एवं देशांतरीय विस्तार पूछा जाए या फिर हो सकता है जापान का, दो में से एक का ही पूछेगा। अगर अक्षांश से देशांतरीय विस्तार से संबंधित तो आपके एग्जाम में क्वेश्चन आता है, इसलिए आप इसको अच्छे से समझ ले। देखो मैंने इससे पहले जो चार्ट बनाया था ये वाला, यानी दक्षिण अमेरिका महाद्वीप का बनाया था, उसमें ब्राजील कहाँ पर स्थित है? यहाँ पर। उसके मुख्य तथ्य, उसके जो मुख्य तथ्य कुछ मैंने आपको उसी समय उसी पार्ट में बता दिया था। सबसे बड़ा देश है ये वो वगैरह। अब इससे कितनी रेखाएं गुजरती है? एक तो भूमध्य रेखा और एक और कौन सी? मकर रेखा। दो रेखाएं गुजरती है। तो जो भूमध्य रेखा गुजरती है वो इसके लगभग कहाँ से? ऊपर, यानी उत्तर से गुजरती है। तो जो उत्तर से गुजरती है, जैसे कि अगर मैं ये बताऊं वापिस आपको यहाँ पर और ये स्थिति बताऊं, तो यहाँ पर तो क्या स्थित था? हमारा भारत देश। ये 0 डिग्री की बात हो रही है। ये हमारे यहाँ पर भारत है, तो अब मैं मान लूँ कि यहाँ पर क्या है? ब्राजील। देखो इस उत्तर पूर्वी गोलार्ध में क्या था? हमारा भारत। अब जो क्या है? ब्राजील, ये कहाँ पर आ गया है? ये तो पश्चिमी दिशा में, दक्षिण पश्चिम, एक तरह से दक्षिण पश्चिम बोल सकते हैं और पश्चिमी दिशा में, क्योंकि इसका आधा भाग तो भूमध्य रेखा के अंतर्गत आता है और आधा से ज्यादा भाग किसके अंतर्गत आता है? मकर रेखा के अंतर्गत। इसलिए भूमध्य रेखा से ऊपर वाला भाग अलग हो जाता है और दक्षिणी में 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश यानी मकर रेखा वाला भाग अलग हो जाता है। तो अब जब मैं आपको अक्षांश से देशांतरीय विस्तार बताऊं तो आप कंफ्यूज मत होना कि कहाँ से पूर्व का पश्चिम हो गया, उत्तर का दक्षिण हो गया। तो ये वाली पोजीशन आप अपने दिमाग में बनाए रखे। देखो ये कौन सी दिशा होती है? पूर्व। ये कौन सी होती है? दक्षिण। ये कौन सी होती है? उत्तर। और ये कौन सी होती है? पश्चिम। पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, ये आप अच्छे से जानते हैं। और लगभग जो 0 डिग्री देशांतर रेखा है, यह है 0 डिग्री देशांतर रेखा, कहाँ से गुजरती है? लंदन के ग्रीनविच शहर से। ये मैंने आपको पहले ही बता दिया है। तो वो लगभग यहाँ पर स्थित है। लंदन कहाँ पर आता है? तो इंग्लैंड में आता है। ठीक है, इंग्लैंड से भारत को देखोगे तो पूर्व में आएगा और इंग्लैंड से ब्राजील को देखोगे तो कहाँ पर आएगा? पश्चिमी दिशा में। इसलिए देशांतर में पश्चिमी देखने को मिलेगा। प्लस जो भूमध्य रेखा ये 0 डिग्री, अब इसके ऊपर जाओगे तो कौन सा हो जाएगा? उत्तरी गोलार्ध। और 0 डिग्री से नीचे जाओगे तो कौन सा हो जाएगा? दक्षिणी गोलार्ध। तो आप देखना, आप जो अक्षांशीय विस्तार आएगा वो उत्तर में भी आएगा और दक्षिण में भी आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि 0 डिग्री देशांतर तो फिक्स ब्राजील के ऊपरी भाग से गुजरती है, तो उसके ऊपर भी तो कुछ भाग होगा। यहाँ से तो इसका अक्षांशीय विस्तार शुरू होगा और यहाँ पर इसका अक्षांशीय विस्तार खत्म होगा। तो 0 डिग्री तो बीच में रह गई, तो इससे ऊपर कहीं ना कहीं तो चढ़ेंगे। कितने चढ़ेंगे? 1 2 3 4 और ये 5। तो 5 डिग्री उत्तरी अक्षांश से, 5 डिग्री उत्तरी अक्षांश से 33 डिग्री 44 मिनट दक्षिणी अक्षांश। देखो वापिस समझ लेना, आप दोनों में उत्तरी अक्षांश लिख के आ गए तो आपका 2 नंबर का सवाल या 2 हुआ वो 10 नंबर का सवाल तो भी काट देगा। क्यों काटेगा?
क्योंकि आपको उसका लॉजिक पता नहीं है कि कहाँ से भूमध्य रेखा गुजरती है। भूमध्य रेखा, फिर से एक और गोला बना रहा हूं। देखो ये तो था कौन सा 0 डिग्री देशांत, जिसे प्रधान याम्योत्तर रेखा कहते हैं। वहीं से पूरी दुनिया का टाइम डिसाइड हुआ है। लंदन के ग्रीनविच शहर से इंग्लैंड से गुजरती है। उस ग्रीनविच के इस साइड वाला पार्ट पूर्वी गोलार्ध के अंतर्गत आता है, इस साइड वाला पार्ट पश्चिमी गोलार्ध के अंतर्गत आता है। इससे इधर जितने भी देश है वो पश्चिमी गोलार्ध में गिने जाएंगे। इससे इधर जितने भी देश है वो यहाँ से जितने भी इस साइड वाले जो देश हैं वो पूर्वी गोलार्ध के अंतर्गत आएंगे या पूर्वी देशांतर के अंतर्गत आएंगे। इससे इस साइड वाले जितने हैं वो पश्चिमी गोलार्ध के अंतर्गत आएंगे, पश्चिमी देशांतर के अंतर्गत काउंट होंगे। अब ये तो हो गई 0 डिग्री देशांतर की बात। अब मैं वापिस बता देता हूँ आपको 0 डिग्री उत्तरी अक्षांश, 0 डिग्री अक्षांश रेखा, 0 डिग्री अक्षांश रेखा जिसे विषुवत रेखा, जिसे भूमध्य रेखा भी कहते हैं। ये बेसिक है, आपने ये नहीं समझा तो आप ये कभी किसी देश का, किसी स्थान का अक्षांश से देशांतर विस्तार याद नहीं कर सकते हैं। इसलिए अगर आपको फिर भी कोई दिक्कत है अक्षांश से देशांतर विस्तार से संबंधित, तो आप मुझे प्लीज कमेंट करें, तो मैं इसके ऊपर एक अलग से पर्टिकुलर वीडियो बना दूंगा जिससे आपको और सहूलियत हो समझने में। तो देखो 0 डिग्री अक्षांश रेखा है, इससे जो ऊपर अपन जाएंगे तो वो उत्तरी गोलार्ध के अंतर्गत आएंगे, और इससे नीचे जाएंगे तो वो दक्षिणी गोलार्ध के अंतर्गत आएंगे। यानी इससे ऊपर की जितनी होंगे देश यहाँ पर स्थित वो सभी उत्तरी अक्षांश के अंतर्गत काउंट होंगे, और इससे जितने भी देश नीचे हैं वो सभी दक्षिणी गोलार्ध यानी दक्षिणी अक्षांश के अंतर्गत काउंट होंगे। तो आप देखो जो 0 डिग्री है वो तो बीच में है, तो इसके ऊपर वाला भाग उत्तरी हो गया, इसके नीचे वाला भाग दक्षिणी हो गया। तो इससे ऊपर हम कितने चले 5 डिग्री, तो 5 डिग्री पर खत्म हो जाती है किसकी सीमा, ब्राजील की सीमा। ठीक है, तो 5 डिग्री उत्तरी अक्षांश इसका पहला बिंदु, ऊपर से चले। ठीक है, फिर आते हैं नीचे। अब नीचे कहां पर जाएंगे, यहां तक जहां तक इसका विस्तार है। ये लास्ट बिंदु किसका, ब्राजील का, न कि दक्षिणी अमेरिका। दक्षिणी अमेरिका का लास्ट बिंदु तो क्या है, चिली। चिली में एक स्थान पड़ता है वो। ठीक है, तो 5 डिग्री उत्तरी अक्षांश से 33 डिग्री 44 मिनट, ये हो गया इसका अक्षांशीय विस्तार। 33 डिग्री 44 मिनट दक्षिणी अक्षांश, 5 डिग्री उत्तर से 33 डिग्री 44 दक्षिणी अक्षांश, ये हो गया अक्षांशीय विस्तार। अब हमें देखना है देशांतरी विस्तार। तो इस तरह से आपने अक्षांशीय समझ लिया, अब देशांतरी विस्तार को समझो। किसको, देशांतरी विस्तार को। मैंने बता दिया आपको, यह इलाहाबाद वाली रेखा है, यह 0 डिग्री रेखा है। इससे पूर्व वाला भाग सभी देश पूर्वी देशांतर के अंतर्गत आएंगे, इससे पश्चिमी वाला भाग सभी पश्चिमी देशांतर के अंतर्गत आएंगे। जब भारत यहाँ है, ब्राजील यहाँ है, तो ब्राजील देखो कौन से गोलार्ध में आ रहा है या कौन सी देशांतर में आ रहा है, पश्चिमी देशांतर में, पूर्ण रूप से पश्चिमी देशांतर में। 0 डिग्री है ही नहीं यहाँ पे, तो क्या गिना जाएगा, पूरी पश्चिमी गोलार्ध के अंतर्गत गिना जाएगा। इसलिए अब इस 0 से 1 2 3 4 करते हुए अपन यहां तक पहुंचेंगे, इसके इस मुख्य भूमि तक, यानी कि इस भाग तक, यानी कि इस भाग तक। ठीक है, तो यह अटलांटिक महासागर के अंतर्गत आता है। यहाँ पर इसका पहला बिंदु ये रहा, यहाँ पर छूता है, कौन सा बिंदु है, ये क्या गिना जाएगा, 34 डिग्री 47 मिनट पश्चिमी देशांतर, 34 डिग्री 47 मिनट पश्चिमी देशांतर से शुरू होकर के 73 डिग्री 59 मिनट पश्चिमी देशांतर पर देशांतरी विस्तार समाप्त हो जाता है। तो ये था इसका अक्षांशीय विस्तार, और यह रहा है इसका देशांतरीय विस्तार। यहाँ पर मैं आपको एक और बार पर्टिकुलर अलग से लिख देता हूँ, आपको कंफ्यूजन नहीं हो। मैंने वैसे अलग अलग मार्कर से लिखा है, आप थोड़ा लॉजिक लगा के समझ सकते हैं। देखो फिर से बता देता हूँ, अक्षांशीय विस्तार कहां से कहां तक, देखो कहां से अक्षांश से चालू होते हैं, 5 डिग्री उत्तरी अक्षांश से शुरू होकर कहां पर खत्म, 33 डिग्री 44 मिनट दक्षिणी अक्षांश, यह हुआ अक्षांशीय विस्तार। अब देखो देशांतरी विस्तार, देशांतरी विस्तार कहां से शुरू होगा, यहां से अटलांटिक महासागर से शुरू होगा, 34 डिग्री 47 मिनट से शुरू होकर कहां पर खत्म हो जाता है, 73 डिग्री 59 मिनट, कौन सा, पश्चिमी देशांतर, और ये भी पश्चिमी देशांतर। ये हो गया इसका अक्षांशीय एवं देशांतरीय विस्तार। अब और 2-3 इसके तथ्य है, वो भी देख लो इसी के साथ। देखो ये तो हुआ उसके अक्षांश देशांतरीय विस्तार की बात।
अब देखते हैं इसका पूरा तो क्या कहते हैं क्षेत्रफल कितना है, 85,14,877, 32,87,263। ये किसका क्षेत्रफल है, भारत का, 32,87,263। अब इसका कितना गुना हुआ, तो जो ब्राजील है वो भारत के लगभग 2.5 गुना बड़ा है। देखो ये है भारत का, ये भारत का क्षेत्रफल 32,87,263, 3,42,239 किसका, राजस्थान का। ठीक है, अब राजस्थान पे नहीं जाते, देश की बात चल रही तो देश से देश को कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं। तो ये भारत का कितना, 32,87,263, और इसका कितना है 85,14,877। तो लगभग ये भारत से कितना बड़ा है, ब्राजील 2.5 गुना बड़ा है। ये क्षेत्रफल की दृष्टि से, जनसंख्या की दृष्टि से 5वें नंबर का, भारत क्षेत्रफल की दृष्टि से 7वें नंबर का। ठीक है, आप समझ सकते हैं, ये हो गया। अब आप देखते हैं इसका उत्तर से दक्षिण तक कितनी लंबाई है। उत्तर से दक्षिण तक ब्राजील की कितनी लंबाई है, 4,395 किलोमीटर। उत्तर से दक्षिण लंबाई कितनी है ब्राजील की, 4,395 किलोमीटर। और पूर्व से पश्चिम तक इसकी लंबाई कितनी है ब्राजील की, 4,319 किलोमीटर। तो अब आप थोड़ा लॉजिक लगा सकते हैं कि ये किस क्षेत्र में ज्यादा बड़ा हुआ है, इसकी लंबाई ज्यादा है। देखो यहीं पर आप लॉजिक लगा सकते हैं, देखो ये ज्यादा है कि यह ज्यादा है, आपको इसकी ऊंचाई ज्यादा लगेगी या नहीं कि उत्तर से दक्षिण इसका विस्तार अधिक है, 4,395 उत्तर से दक्षिण, 4,319 पूर्व से पश्चिम। तो ये था इसका कुछ अक्षांशीय देशांतरीय विस्तार। अब देखते हैं इसके मुख्य मुख्य तथ्य। हाँ व्यूअर्स, अब अपन देखते हैं कि ब्राजील के महत्वपूर्ण तथ्य कौन कौन से हैं। इसकी अवस्थिति विस्तार देख ली, विश्व में इसका स्थान देख लिया कहाँ पर है, मुख्य मुख्य तथ्य पहले देख चुके हैं, कुछ बचे हैं वो भी आप नोट डाउन कर लें, समझ लें तो अच्छा रहेगा। देखो ब्राजील में कुल कितने हैं, 9 बंदरगाह, सॉरी 19 बंदरगाह हैं। ठीक है ना, रियो डी जेनेरियो भी एक बंदरगाह ही है। ठीक है, वो भी इसका मुख्य बंदरगाह। टोटल कितने बंदरगाह हैं ब्राजील में तो 19 बंदरगाह। दक्षिण अमेरिका के 13 देशों, जैसे कि वो दक्षिण अमेरिका पूरा बनाया था मैंने जो, इस पूरे दक्षिण अमेरिका में कितने देश हैं, तो 13 देश हैं। उन 13 देशों में से 10 देशों की सीमा तो किससे लग जाती है, ब्राजील से लगती है। चिली एक तो आता है यहाँ पर, चिली ये जहाँ पर क्या है एंडीज पर्वतमाला, और यहाँ पर आता है एक इक्वाडोर। मैंने बताया था ना आपको, 2-3 देशों से उसकी सीमा लगती है, किसकी गुजरती है, वो मध्य रेखा गुजरती है, इक्वाडोर एक और यहाँ पर और ब्राजील। ठीक है, तो जो इक्वाडोर और ये जो चिली है, इन 2 से सीमा नहीं लगती है, किसकी, ब्राजील की। बाकी सभी देशों से, दक्षिणी अमेरिका के सभी देशों से इसकी सीमा लगती है, किसकी, ब्राजील की। अगला तथ्य देखते हैं, इसकी सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है। ये चोटी का नाम आप याद रखना, बाई चांस पूछ सकता है, पिको डा नेब्लिना। कितनी ऊंची है, 2,995 मीटर ऊंची है। सबसे ऊंची चोटी कौन सी हो गई इसकी ये दक्षिण अमेरिका के ब्राजील के संदर्भ में बात हो रही है। दक्षिण अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी नहीं है, ब्राजील की सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है, पिको डा नेब्लिना, जो कि 2,995 मीटर ऊंची है। अगला, सबसे लंबी नदी आपको बता ही दिया है, अमेजन नदी। कितनी लंबी है, 6,992 किलोमीटर, 6,992 किलोमीटर, जो कि लंबाई के आधार पर विश्व की दूसरे नंबर की सबसे लंबी नदी है। पहली कौन सी हो गई, नील नदी, जो कहाँ पर है, मिस्र में। दूसरी कौन सी हो गई, अमेजन नदी। और अपवाह क्षेत्र के आधार पर यह विश्व की पहली है, अपवाह बहाव क्षेत्र के आधार पर विश्व की पहली नदी कौन सी, अमेजन नदी। देखो लंबाई देख लो, आपको यूं ही पता चल जाएगा कितनी लंबी है, 6,992 6,992 किलोमीटर। ठीक है, अगला तथ्य देखते हैं, ब्राजील विश्व का सबसे लंबा देश है। अब लंबा देश कैसे, मैंने आपको बताया था इसकी यहाँ से यहाँ लंबाई कितनी है, उस लंबाई के आधार पर विश्व का सबसे लंबा देश इसी को कहा जाता है, किसको, ब्राजील को। ठीक है, यहाँ 3 समय कटिबंध। अब देखो देश बड़ा है या लंबा है, लंबा होने की वजह से इसको 3 कटिबंध, समय कटिबंध जोन, टाइम जोन में बांटा गया है। भारत का टाइम जोन या भारत का कौन सा समय कटिबंध है, 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर, 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर, जो कि इलाहाबाद से गुजरती है। ठीक है ना, इलाहाबाद का नया नाम क्या है वो आप कमेंट करके मुझे बताना। ठीक है, आपको पता होगा इलाहाबाद का नया नाम क्या है, अगर पता है तो कमेंट करके जरूर बताना। ठीक, अगला देखते हैं, तो भारत को कितने
समय कटिबंध में बांटा गया और इसको कितने समय कटिबंधों में बांटा गया है? 3 समय कटिबंधों में बांटा गया है। ब्राजील क्रैक कोकीन, कोकीन आप जानते हैं क्या होती है, मुझे समझाने की जरूरत नहीं है। विश्व में सबसे बड़ा बाजार है क्रैक कोकीन का, सबसे बड़ा बाजार कहां पर है? ब्राजील में। कॉफी के लिए भी सबसे ज्यादा कहां पर है? विश्व में सर्वाधिक कॉफी उत्पादन कहां पर होती है? तो ब्राजील में होती है। ये अपन उसके औद्योगिक क्षेत्र या कृषि फसलों में पढ़ेंगे, अभी फिर भी बता देता हूं आपको, आ गया या तो। यहाँ पर विश्व में सबसे ज्यादा पुर्तगाली भाषा बोली जाती है। विश्व में सभी देशों की तुलना में, विश्व में सभी देशों की तुलना में अगर पुर्तगाली भाषा की बात करें तो कहां पर बोली जाती है? केवल और केवल ब्राजील में सबसे ज्यादा पुर्तगाली भाषा बोली जाती है। मकाओ नामक एक क्या है? तोता, जो कि ब्राजील का क्या है? राष्ट्रीय पक्षी। मकाओ क्या है? राष्ट्रीय पक्षी है। कहां का? ब्राजील का। यह एक प्रकार का क्या है? तोता। ठीक है। रियो डी जेनेरियो के मूल निवासियों का क्या कहा जाता है? सीरियोकस कहा जाता है। ये भी आईएमपी है, छोटा 2 नंबर का क्वेश्चन बनता है कि सीरियोकस क्या होते हैं, कहाँ पाए जाते हैं या किससे संबंधित है। तो सीरियोकस किसको कहा जाता है? रियो डी जेनेरियो में रहने वाले मूल निवासियों को। रियो डी जेनेरियो कहाँ पर है? तो ब्राजील में। और ब्राजील की एक समय में यह राजधानी भी रह चुका है। क्या? रियो डी जेनेरियो। तो ये कुछ मुख्य महत्वपूर्ण तथ्य थे। आज इस वीडियो में अपनों ने देखा इसकी भौगोलिक अवस्थिति, विस्तार कहां से कहां तक फैला हुआ है, कौन सा महासागर लगता है, कौन सा देश लगता है, कितना बड़ा है, और फिर देखा इसका अक्षांश देशांतरी विस्तार, और अभी अपनों ने देखा इसके महत्वपूर्ण तथ्य। अब मिलते हैं इसकी नेक्स्ट वीडियो में। आपको वीडियो पसंद आई हो, अच्छी लगी हो तो लाइक करना, शेयर करना। मिलते हैं इसी की नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर